Hello, dear students. Welcome to our exclusive channel for CA Foundation Law, CA Law Easy. And like I promised you, I'll try to make your life easy by making CA Law easy. Okay, so today we will do a quick revision of CA Foundation ka Indian Contract Act. And the style, since most of you are doing these classes for the first time, or maybe you have seen me in real life, I don't know the background where from you're watching these classes. So मैं यही सोच रहा हूं कि आप पहला बार मेरा क्लास कर रहे हो, और पहला बार जो क्लास कर रहे हैं उनके लिए मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये थोड़ा जान लेना सही रहेगा. ओके, सो क्लासेस बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश में. एंड इस क्लासेस में मैं तरीका या फ्लो कुछ ऐसा रखूंगा जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नटशेल में दिया जाएगा टॉपिक्स का, एंड उसके साथ साथ Q&As फ्रॉम द पास्ट पेपर्स एंड RTPs भी कराया जाएगा. ठीक है, सो फर्स्ट let me tell you the style which I have told you partly. I will give you a solid understanding of the entire topic in a nutshell, and उसके बाद Q&As from the past papers and RTPs and exam oriented questions डिस्कस करेंगे. बस यही है रिवीजन, और ये जल्दी जल्दी होना चाहिए, बिल्कुल देरी नहीं होना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ. ओके, अ क्विक अंडरस्टैंडिंग. ये वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? ओके, ये वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक्स, यानी कि पहला यूनिट अगर इंस्टीट्यूट का मटेरियल कोई फॉलो कर रहा है तो पहला यूनिट 1 जो जनरल एंड जो बेसिक ज्ञान है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेके डेफिनेशन लेवल में, वो हम लोग करेंगे इस वीडियो में. ओके सर तो बताइए क्या है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप मेरे से पूछ रहे हो, उसके पहले मैं बताऊं कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो हर किसी को पता है. जो सीए पढ़ रहे हैं उनको भी पता है, जो सीए नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी पता है, जो सौदा कर रहे हैं उनको भी पता है, जो व्यापार कर रहे हैं उनको भी पता है, जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी पता है. यानी कि हर एक आदमी को पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है, बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. तो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट से थोड़ा ऊपर है. ओके सर, तो है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट? सो व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट अगर पहला सवाल हो तो मैं बता दूं व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है. और मैं बता दूं, सेक्शन पूरा नहीं आया सर, हाँ अभी आएगा. Section 2H of Indian Contract Act defines contracts as agreements enforceable by law. ओके, तो सर आप बोलने का कोशिश कर रहे हो जो अग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, वो सिर्फ अग्रीमेंट्स है. और जो अग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है वो अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स है. बिल्कुल सही. यानी कि मम्मी पापा, भाई बहन, फैमिली के अंदर अगर कोई प्रॉमिस एक दूसरे को देते हो तो वो एग्रीमेंट तो हो सकता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट होने के काबिल नहीं है. वो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे केस स्टडी के साथ क्यों. बट अभी के लिए तुम सोच सकते हो क्योंकि दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, हेंस इट इज एन एग्रीमेंट एंड नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके सर अब बताइए कि ये डेफिनेशन तो सीख गए, अभी रिवाइज कराइए कि एग्रीमेंट्स क्या हुआ फिर. तो अग्रीमेंट्स हो गया प्रॉमिसेस. अभी मैं
एक शब्द यूज किया, फैमिली के अंदर प्रॉमिस एक दूसरे को कर रहे हो, तो एग्रीमेंट्स क्या है? प्रॉमिसेस है। एवरी प्रॉमिस, ये एवरी प्रॉमिस और every set of promises, every set of promises forming consideration for each other, forming consideration for each other. सर इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 2E। सर हर एक चीज सेक्शन के साथ क्या याद रखना पड़ेगा? मेरा शॉर्ट वीडियो में मैं बार बार कहता हूं बच्चों, कभी घबराओ मत। अगर सेक्शन नंबर याद है तो लिख दो, अगर याद नहीं है तो गलत सेक्शन मत लिखो। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगा, बट इंप्रेशन बिगड़ जाएगा एग्जामिनर का तुम्हारे ऊपर, और उनको शक होगा कि तुम सही स्टूडेंट हो या नहीं। कुछ भी चीज गलत लिखने से ना लिखना बेहतर होता है, ठीक है? ओके सर, ये एग्रीमेंट का जो डेफिनेशन है आप ऐसे क्यों लिखा रहे हो? जाके तोड़ तोड़ के तुमको याद रह जाएगा, और रिविजन चल रहा है तो जल्दी से नेक्स्ट वाला क्या है वो समझाता हूं। तो सर अब तक तो आप दो ही चीज समझाए, दो डेफिनेशन, यानी कि सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट और सेक्शन 2E एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट हो गया एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, और एग्रीमेंट्स हो गया एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। सर तो इक्वेशन में कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिखेगा? इक्वेशन में कॉन्ट्रैक्ट को अगर दिखाना है तो क्या है? एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है। तो दो पॉइंट सामने आता है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ एंड अग्रीमेंट। इसके बिना ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा कोई भी एग्रीमेंट। ओके सर। सर अब बताइए व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा मैं बता दूं, लॉ में ना दो तरह का सवाल आ सकता है लॉ का पेपर में। एक डायरेक्ट सवाल, यानी कि डायरेक्ट पूछ लिया व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड एग्रीमेंट, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट सवाल, यानी कि केस स्टडी सजा के दे दिया और बोलेगा इसका क्या होगा, जो कि टफ है। ओके सर, तो ये एसेंशियल्स बोलिए, सेक्शन बोलिए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन वाला क्वेश्चन हो गया। डेफिनेशन बोल लीजिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस वाला क्वेश्चंस का एग्जांपल हो गया। ओके सो एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसमें हम लोग क्या करेंगे? अच्छा जल्दी से मेरे को बताओ, सेक्शन 10 बोल के एक 10 पढ़े थे, जो लोग पढ़ लिए, जो लोग नहीं पढ़े अभी पढ़ लो। सेक्शन 10 बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए ये 6 एसेंशियल एलिमेंट्स रहना पड़ता है। क्या क्या? नंबर 1 एग्रीमेंट होना पड़ेगा, नंबर 2 कंसेंट होना पड़ेगा पार्टीज का, फ्री कंसेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। सर ऐसे ब्रैकेट में मत लिखिए, फ्री कंसेंट ही लिख देते। हाँ। नंबर 3 कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होना पड़ेगा। नंबर 4 कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज होना पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या होना पड़ेगा? उसके साथ साथ होना पड़ेगा और 3 चीज, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ओके सर, लीगल कंसिडरेशन, ओके सर, एंड लास्टली नंबर 6 लास्ट बट नॉट लीस्ट। किसी को याद है तो बोल सकते हो, मन में बोलना, मैं सुन नहीं पाऊंगा। ओके नंबर 6 लास्ट बट नॉट लीस्ट, agreements expressly declared void, not expressly declared void। ओके सर,
तो मैं बता दूं ये सेक्शन 10 का क्या माजरा है। सेक्शन 10 बोल रहा है कोई भी अग्रीमेंट को वैलिड होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए, ये एसेंशियल एलिमेंट्स के बिना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो पाएगा। 6 एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है? नंबर 1, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। नंबर 2, देयर मस्ट बी अ फ्री कंसेंट। नंबर 3, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज जो एंटर कर रहे हैं एग्रीमेंट में कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए। नंबर 4, ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल होना चाहिए। नंबर 5, कंसीडरेशन को लीगल होना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। एंड लास्टली, कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसे ही एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा? सर और बताइए हम लोगों को कि इसके अलावा अदर देन सेक्शन 10, सेक्शन 10 तो एक बात बोल दिया, अदर देन सेक्शन 10 यानी कि सेक्शन 10 के अलावा और क्या पॉइंट्स हो सकता है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? Which are the essential elements which are not there in section 10 yet they make a contract valid? They must be there for a contract to be valid. वो हो गया 5 पॉइंट्स ऐसा है जो दिमाग में आ सकता है, इंस्टीट्यूट का मटेरियल में भी है, जैसे कि 2 पार्टीज होना पड़ेगा। आप खुद के साथ खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, दोनों डिफरेंट पार्टीज चाहिए मिनिमम एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए। ओके, नंबर 2 क्या होना चाहिए बोलिए? सर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्म करने का वादा हुआ है वो इम्पॉसिबल इवेंट अगर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे होगा? नंबर 3, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। नंबर 4, fulfillment of other legal requirements. And last but not least, सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, ये पॉइंट वही बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप कोई लीगल रिक्वायरमेंट का जरूरत देख रहे हो, लीगल रिक्वायरमेंट का जरूरत देख रहे हो, जैसे कि प्रॉपर्टी डील्स में रजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अ मस्ट, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ये होने से ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। ओके, तो नंबर 5, द लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है सर? लास्ट बट नॉट लीस्ट the point is टू पार्टीज तो है बट दोनों पार्टीज का इरादा ऑब्जेक्ट टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इसको कह सकते हो क्या? इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या फिर लीगल रिलेशनशिप, लीगल रिलेशन। सर ये समझ में नहीं आया, पार्टीज का इरादा होना चाहिए टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशन, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अगर पार्टीज का इंटेंशन ही कुछ और है, लीगल रिलेशन बनाना नहीं है, दोस्ती यारी निभाना है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। और इस पे आधारित एक फेमस केस लॉ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलफोर वर्सेस बैलफोर। तो रिवीजन होगा तो सवाल जवाब भी होगा। सर सवाल जवाब आप क्लास में ही करा देंगे? बोले हाँ, ये एक फेमस केस स्टडी है और ये केस स्टडी आधारित है इसी पॉइंट में, यानी कि इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशन। सर ये समझा दीजिए। बिल्कुल, तो ये केस स्टडी और एक सवाल हो गया, और ये सवाल मैं बाद में बताऊंगा, पहले
केस स्टडी समझा देता हूं। सर लॉ में केस स्टडी याद रखना पड़ता है? नाम अगर याद रहे तो लिखना, नहीं रहे तो मत लिखना। देखो बैलफोर वर्सेस बैलफोर, एक है मियां एक है बीवी, ठीक है। ये है बीवी मिसेस बैलफोर और ये है मिस्टर बैलफोर। सर आपको कैसे पता है? जो केस फाइल करता है उनका नाम पहले होता है, जो केस खाता है उनका नाम बाद में रहता है। ओके, तो सर इट इज ऑलवेज प्लेंटिफ, जो केस करता है उनको प्लेंटिफ बोलते हैं, वर्सेस डिफेंडेंट, हाँ सर, या फिर रेस्पोंडेंट। ओके सर। सर तो बताइए ये प्लेंटिफ जो है, ये प्लेंटिफ यानी कि बीवी, ये बीवी अपना हस्बैंड के ऊपर केस किया ही क्यों? हस्बैंड इनको प्रॉमिस किया था फॉरेन जाने से पहले कि फॉरेन जाके मैं नौकरी करूंगा और आपको आपको मैं पैसा भेजते रहूंगा फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ये प्रॉमिस करके गया हस्बैंड ने वाइफ को, और जाने के बाद भूल ही गया। सर ऐसा तो होता ही है। हाँ, ये हुआ था बहुत साल पहले। इंग्लिश, पुराना इंग्लिश केस लॉ है। और तब कोर्ट में जैसे ही वाइफ जाके बोली कि मेरे को इंसाफ चाहिए, तब कोर्ट ने बोला हम लोग दुखी है कि हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे इसमें खास, क्योंकि आपका और आपका हस्बैंड का ये सोशल एग्रीमेंट है। आप लोग फैमिली में रहते हो, फैमिली मेंबर्स हो, एक दूसरे को प्रॉमिस किए। आप लोग का इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं था। दे आर नॉट सेइंग योर मैरिज इज वॉइड, मैरिज लीगल है, बट ये जो फैमिली मेंबर होने के नाते वो जो आपको प्रॉमिस करके गए थे कि आपको पैसा भेजेंगे, ये प्रॉमिस अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट होने के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वही 5th पॉइंट अभी जो पढ़े, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अदर देन सेक्शन 10 वाला 5th पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए पार्टीज के बीच, ये नहीं है। और इसी केस लॉ को हम लोग बोलते हैं बैलफोर वर्सेस बैलफोर। सर इस पे सवाल कैसा आता है? सवाल इंस्टीट्यूट में बहुत फेमस और कॉमन एक सवाल है, फादर promised his son के मैं, तुम अगर सीए एग्जाम पास करते हो, सीए एग्जाम अगर तुम पास करते हो बेटा, ठीक है, इफ यू पास सीए एग्जाम देन आई विल बाय यू अ मोटर कार। पापा ने कह दिया बेटा को, और जैसे ही बेटा पास कर गया, बेटा गया कि पापा पापा गाड़ी दीजिए, तो बेटा को साफ साफ इनकार कर दिया पापा, और बोला अभी तू सीए बनने वाला है, गाड़ी क्यों चाहिए तुझे? सीए बनने के बाद खुद ही गाड़ी ले लेना बेटा। सर ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं बेटे के साथ हूं, कोर्ट भी बेटे के साथ है, बट इंसाफ नहीं दिला पाएगा बिकॉज ऑफ द सेम केस स्टडी जो हम लोग पढ़े, बैलफोर वर्सेस बैलफोर, लैक ऑफ इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन एंड this being a mere social agreement, this cannot be executed or it cannot be enforced by law. Hence it is a agreement, social agreement and not a contract, social agreement and not a contract. Okay sir, okay sir। अब अगला रिवीजन, आप लोग को याद होगा एक चीज पढ़े थे आप लोग इस यूनिट में कि जिसको हम लोग कहते हैं क्या, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितना तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कुड बी देयर? सर डिपेंडिंग ऑन हाउ वी कैटेगराइज, कॉन्ट्रैक्ट्स कुड बी ऑफ मेनी टाइप्स, जैसे बेस्ड ऑन वैलिडिटी, बेस्ड ऑन वैलिडिटी, contract could be a valid contract, void contract, voidable contract, illegal contract, unenforceable contract।
बेस्ड ऑन वैलिडिटी। तो सर अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो उसको वैलिड कहेंगे। सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है? जो सारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो पढ़े वो 11 पॉइंट, सेक्शन 10 का 6 पॉइंट्स और अदर देन सेक्शन 10 का 5 पॉइंट्स, पूरा 11 पॉइंट्स जिस कॉन्ट्रैक्ट में है, जो कॉन्ट्रैक्ट में सारा एलिमेंट्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके सर, एंड व्हाट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देन? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट विच वाज वैलिड बट इट कैनॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। पहले वैलिड था और अभी वैलिड नहीं रहा, एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है, तो फिर उसको वॉइड कहोगे। एंड वॉइडेबल क्या है? वॉइडेबल हो गया इट कैन बी टर्न्ड इनटू वॉइड, इसलिए वॉइडेबल एनी कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी टर्न्ड इनटू वॉइड at the option or discretion of any one or more of the parties। यानी कि दो पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट में है, दोनों में से एक के पास पावर है कि वो चाहे तो इसको वॉइड बना सकता है, तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर यूजुअली कहां पे होता है, कैसे पैदा होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पैदा होता है थ्रू केसेस वेयर फ्री कंसेंट इज नॉट देयर। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर मिस्टेक से हुआ, फ्रॉड से हुआ, मिसरिप्रेजेंटेशन से हुआ, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ, कोएर्शन से हुआ, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कर दिया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिनके साथ फ्री कंसेंट नहीं था। क्लियर है? सो दिस इज वॉइडेबल। सर इलीगल क्या है? देखो इलीगल तो वॉइड ही है, कोर्ट्स कैनॉट एनफोर्स एनी illegal contract, so illegal contracts are void but all void are not illegal। स्मगलिंग क्या है? इलीगल है, वॉइड है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट में पब्लिशर मर गया, मर जाना थोड़ी ना इलीगल, ठीक है। सो ऑल वॉइड आर नॉट इलीगल बट ऑल इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। ओके सर, अनएनफोर्सेबल इज अनदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन वैलिडिटी। वो अनएनफोर्सेबल जो है वो कोई टेक्निकल डिफेक्ट के लिए जो एनफोर्स नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया, प्रॉपर्टीज को रजिस्टर जब तक नहीं कराएंगे, प्रॉपर्टीज का कॉन्ट्रैक्ट जब तक रिटन नहीं होगा, तब तक रिटन एंड रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो प्रॉपर्टी डील नहीं हो पाएगा, तो वो अनएनफोर्सेबल है। मैं अगर किसी के साथ सौदा कर लिया, वो बोला कि तेरा प्रॉपर्टी मैं खरीद लूंगा, तो वो अनएनफोर्सेबल है जब तक मैं वो पॉइंट्स सेटिस्फाई नहीं करूंगा। ओके, ऑल राइट सर। नाउ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट कुड बी अगेन ऑफ टू टाइप्स, एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी। सर इसका मतलब देखो, कॉन्ट्रैक्ट अगर परफॉर्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट में जो वादा किया था वो अगर निभा दिया तुमने, तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में किया हुआ वादा अगर एक तरफा हुआ है और एक तरफा बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी। और सिर्फ एग्जीक्यूटरी नहीं, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी। एंड कॉन्ट्रैक्ट में किया हुआ वादा दोनों पार्टीज की तरफ से ही थोड़ा बाकी है या पूरा बाकी है, तो उसको क्या बोलोगे? बायलैटरल एग्जीक्यूटरी। And last but not least, contracts could be of many types based on formation of the contract। कैसे फॉर्म हो रहे उस पे आधारित कॉन्ट्रैक्ट could be of 4 types। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? Just a moment। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जहां पे शब्दों
के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वर्ड्स रिटन और स्पोकन, यानी कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहां पे आता है और रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स भी आता है, बट वर्ड्स के साथ होना चाहिए, ईदर रिटन और स्पोकन. सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज एक्सप्रेस. सर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? जहां पे शब्दों के साथ नहीं हो रहा है, जहां पे कंडीशंस और इंटेंशन समझ के ही कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंप्लाइड. लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंप्लाइड के साथ साथ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर इंप्लाइड बाय लॉ. एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट, ई कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकता है. Okay, so that sums up our knowledge for the first session. Second session देखने के लिए subscribe to our channel to get notifications. CA Law Easy को subscribe कर लीजिए और law को easy बना लीजिए. Thank you.